तो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज के वीडियो में मैं पूरा एक्टिव से पैसिव क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो पिछले 10 वर्षों में एक्टिव पैसिव पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर बोर्ड एग्जाम है आपके नज़दीक तो उसके लिए बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक एक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है ही नोज़ मी वेरी वेल। तो देखिए, हमेशा बहुत बारीकी से आराम से समझिएगा। अगर आपका कोई सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। कर्ता के बाद मुक्रिया लिखी हो, उसमें यस यस लगा हो या न लगा हो, वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें देखिएगा, ही कर्ता, कर्ता के बाद मुक्रिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के तुरंत बाद मुक्रिया आती है साधारण वाक्य में। साधारण वाक्य में डू डज सहायक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, कर्ता कर्ता हो गया, ये मुक्रिया हो गई, ये कर्म हो गया, बाकी ये ईटीसी जो है ये देखो, पैसिव वॉइस में जो अदर वर्ड होते हैं उनको हम सेम वैसे उतार देते हैं। हमें केवल मुक्रिया के बाद लिखे हुए कर्म से मतलब होता है। तो देखो, रूल हमें 4 अप्लाई करने। कौन कौन से रूल? पहला रूल हमें अप्लाई करना है कि कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहला ये। दूसरा रूल है, जो हमारी सहायक क्रिया उचित होती है वो लगा देते हैं। देखिए, सॉल्ट में मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको शायद है कि पता होगा, नहीं पता है तो आप समझ जाएंगे। पहला रूल होता है कर्म को कर्ता बनाते हैं, दूसरा उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और तीसरा हमेशा मेन और की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, और चौथा जो होता है वो होता है कि कर्ता को हम कर्म बनाते हैं लेकिन उसके पहले बाई लगा देते हैं। मतलब कि कर्म जब जब कर्ता उधर जाएगा तो उसके पहले बाई लगेगा। ठीक है, तो यही 4 रूल आपको फॉलो करने हैं इसमें। तो देखिएगा बहुत ध्यान से क्या बनेगा इसका एक्टिव से पैसिव। तो देखिए, ये हमारा कर्म है तो मी को इधर लाएंगे, कर्म को कर्ता बनाएंगे, पहला रूल। तो मी का आई होता है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आई। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, तो आई के साथ आ गया एम। इसके बाद मेन और की थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। और हमेशा याद रखना है, जब वर्ब नोन आ जाती है तो फिर हमारा ये बाई नहीं आता है, फिर हमारा टू लगा के कर्ता को कर्म लाया जाता है। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। और इसके बाद जो ईटीसी है आप उसको वैसे उतार दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप वेरी वेल को सेम वैसे उतार देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फुल स्टॉप हो गया हमारा वाक्य। ठीक है, तो कुछ कठिन नहीं है, बस वीडियो पर आप अगर कायदे से बने रहेंगे पूरा अंत तक तो आपको इस वीडियो से पूरा एक्टिव पैसिव का नॉलेज हो जाएगा। तो देखिए, यही 4 रूल आपको लगाने थे। और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर नोन आ जाता है तो फिर बाई नहीं आता, बाई की जगह टू लगाकर हम कर्ता को कर्म बनाते हैं, इसको जब यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे अदर वर्ड होते हैं उनको हम सेम वैसे उतार देते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाई स्कूल का बोर्ड पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। तो देखिए, जब किसी वाक्य में हमारा वाज वेयर आ जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य में एक्टिव के वाक्य में इज आ जाए या फिर एम आ जाए या फिर आर आ जाए, इसके बाद वाज आ जाए या फिर वर हो जाए, वर या वेयर कहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 5 सहायक क्रियाओं में कोई सहायक क्रिया अगर आ जाती है आपकी, इन 5 सहायक क्रियाओं में अगर कोई भी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में आती है तो पैसिव वॉइस में भी वो इसी टेंस में रहता है। उसमें केवल क्या होता है? बीइंग लग जाता है दोस्तों, हमारा क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है। तो देखिए, इस टेंस को हम बनाएंगे तो कर्म को कर्ता बनाते हैं, तो आई इधर आ गया, वही चारों रूल लगाने जो मैंने पिछले पहले क्वेश्चन पे लिखे थे। इसके बाद उचित सहायक क्रिया, तो मैंने कहा सहायक क्रिया उसी टेंस में रहती है। अगर वाज वेयर पर टेंस है तो वाज वेयर पर ही रहेगा, अगर इजे मार पर है दोस्तों तो वो इजे मार पर ही रहेगा। तो आई के साथ में हम क्या लेंगे? वाज के साथ में बीइंग। तो इसका मतलब बनेगा यहाँ पे आई वाज, इसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों बीइंग लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बीइंग, आई वाज बीइंग। इसके बाद देखो, कर्म को कर्ता बनाया, उचित सहायक क्रिया उसी टेंस पे रहती है, इजे मार वाज वेयर पे। इसके बाद मेन और की थर्ड फॉर्म तीसरा रूल होता है, तो हो जाएगा हेल्प्ड। फिर बाई लगा के कर्ता को कर्म बनाते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा? हर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बीइंग वाला। तो ये दूसरा आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। बीइंग का रूल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन हमारा हाजिर है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट से लिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट से भी हमारा एक्टिव से पैसिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है हिज रिप्लाई। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई भी सेकेंड फॉर्म लिखी हो तो इसका मतलब है, किसी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो इसका मतलब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो दोस्तों हमारा होता है डिड, उसका पैसिव वाइज वाज वेयर में चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो देखिएगा कर्म को कर्ता बनाते हैं तो ये आई आ गया, आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है तो उचित सहायक क्रिया वाज आ गई। फिर देखिए मेन और की सेकेंड फॉर्म जो होती है सरप्राइज्ड, वही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इसका मतलब इसमें तो हमें बहुत ही आसानी से इसको हम थर्ड फॉर्म बना लेंगे। सरप्राइज्ड हो गया। अब देखिए जब सरप्राइज्ड आ जाता है तो बाई नहीं आता। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि नोन होता है तो बाई नहीं आता, बाई की जगह टू आता है। ऐसे ही सरप्राइज्ड होता है तो सरप्राइज्ड के लिए बाई नहीं आता, बाई की जगह हमारा क्या आता है, एट आता है। इसके बाद कर्ता को कर्म बना देते हैं तो हिज रिप्लाई वैसे ही लिख देंगे। तो आपको बहुत बारीकी से वीडियो को समझना है। अगर आप कटिंग करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। बारीकी से देखेंगे तो इसी वीडियो में पूरा एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा विद एग्जाम्पल। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं जो दो दो चार चार बार हर बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछा गया है। तो देखिए ये भी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, ये जो चौथा एग्जाम्पल है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई वाक्य आपका वन से स्टार्ट हो, वन से, और कहीं भी केस वंस लिखा हो, वंस, तो एक्टिव से पैसिव बनाने में इन दोनों को हटा देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा क्या बता, ये वर्ब बची और ये मुक्रिया बची हमारी, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये कर्म है। तो कर्म को कर्ता बनाते हैं तो आप प्रोमिसेज लिखिए, प्रोमिसेज हो गया। देखिए जो हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, इनकी जो पैसिव वाइज जब बनाई जाती है तो ये सारी क्रियाएं सेम वही रहती हैं। इनको सेम वही उतार दिया जाता है, इनके साथ केवल प्लस में बी जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कैन होता तो कैन भी हो जाता, मस्ट होता तो मस्ट भी, कुड होता तो कुड भी, शुड है तो शुड भी हो गया। ठीक है, तो ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब होती हैं, इनकी जो सारी क्रियाएं पैसिव वाइज में वही रहती है, इनमें बी लग जाता है। तो कर्म को कर्ता बनाया, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग भी हो गया हमारा। फिर मेन और की थर्ड फॉर्म तीसरा रूल, तो कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। इसके बाद चौथा रूल दोस्तों इसमें नहीं लगता है वन, क्यों, क्योंकि देखो रूल में ये है कि कर्ता वन हट जाता है। जब वन हट गया तो चौथा रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई वाक्य वन से स्टार्ट हो, और दोस्तों एक होता है हमारा समवन, ये भी अगर कर्ता के रूप में होता तो भी तीन ही रूल लगते, चौथा रूल नहीं लगता। क्योंकि कोई वाक्य समवन से स्टार्ट होता है तो वो भी कर्ता कट जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 100% इम्पॉर्टेंट है 12 क्लास के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पांचवा है वो हाजिर है आपके सामने। तो देखिए ये भी आपका मैं बता दूं, ये हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12, इन दोनों क्लास के लिए ये 99 क्या पूरा मैं 100 बता रहा हूँ, 100% बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्टिव से पैसिव का। तो देखिए पहले मैं रूल लिख देता हूँ, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाए। इसका रूल लिखता हूँ, इट इज़ टाइम से अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो, कोई वाक्य अगर इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, उसका पैसिव वाइज बनाना है। तो देखिए रूल क्या होता है, इट इज़ टाइम को हम सेम वैसे उतार देते हैं। जो इट इज़ टाइम अगर लिखा होता है तो उसको आप वैसे उतार दीजिए। इट इज़ टाइम के बाद में प्लस फॉर आता है, और फॉर के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रूल मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद टू बी लगा दिया जाता है। टू बी लगा के ये जो इन्फिनिटिव टू होती है, ये इन्फिनिटिव टू है, तो ये टू के बाद जो मेन वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म लास्ट में टू बी के बाद आ जाती है। मेन वर्ब की क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। ये रूल आपको अप्लाई करना है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा इट इज़ टाइम, अब फॉर लगा के ऑब्जेक्ट, तो फॉर ऑब्जेक्ट क्या है, द शॉप, तो द शॉप आ जाएगा। इसके बाद टू बी आपका रूल में है तो आप लिख दीजिए। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लोज है मेन वर्ब, तो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज्ड। देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर पता चला आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं आती तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। मान लो 2 नंबर है तो शायद कि आपको शायद आधा ही नंबर मिले, फिर आप बाद में कहेंगे कि हमारे एग्जाम में नंबर बहुत कम आए। तो आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर का, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य से रिलेटेड है। अभी तक जितने हमने देखे हैं वो सारे साधारण नकारात्मक से थे। अब प्रश्नवाचक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई वाक्य अगर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और लास्ट में ये चिन्ह लगा हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होता है। तो जब प्रश्नवाचक ए पार्ट का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आप हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वाइज की होती है उसके नीचे की जगह आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप चारों रूल लगाइए एक्टिव से पैसिव के। तो देखिए, ये सहायक क्रिया, ये कर्ता, ये मुख्य क्रिया, ये कर्म, मेन कर्म हमारा ये है। ये तो इटिस है, इसको हम बाद में वैसे उतार देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो कर्म को कर्ता बनाते हैं तो आप योर वर्क ले आइए इधर, तो योर वर्क। इसके बाद देखिए दोस्तों, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में जाता है वाज वर्ग में, तो योर वर्क एक वचन है तो वाज आएगा। तो देखिए, अभी तक हम साधारण नकारात्मक में क्या करते थे कि कर्म को कर्ता बनाते थे, इसके बाद उचित सहायक क्रिया लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्यों में उचित सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, तभी मैंने इसके नीचे की जगह छोड़ दी थी। तो देखिए, कर्म को कर्ता बनाया, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग, तो वाज आ जाएगा एक वचन के लिए। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश हमारी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी। इसके बाद आप बाई लगा के कर्ता को कर्म बनाइए, तो कर्ता यू है, यू का यू ही रहता है। इसके बाद इन टाइम आप वैसे ही उतार दीजिए, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या, इन टाइम। ये जो हमारा है दोस्तों, ये सेम वही वैसे उतार देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो आपको समझना है, आपको अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो में टाइम दोगे तो 100% गारंटी आपको समझ में आएगा। कटिंग करके देखोगे तो कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद देखिए अगला, नेक्स्ट आप देखते हैं अगला कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा जो नेक्स्ट 8 नंबर का एग्जाम्पल है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब से लिया गया है। तो देखिएगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती है उनमें मैंने बताया था कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जो वो वही रहती है, उनमें पैसिव वाइज में केवल बी लग जाता है। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, तो देखिएगा कर्म को कर्ता बनाते हैं तो दिस क्वेश्चन आ जाएगा इधर, ये हो गया हमारा दिस क्वेश्चन। और फिर उचित सहायक क्रिया, तो कैन का कैन बी हो जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का सॉल्व्ड। फिर बाई लगा के कर्ता को कर्म बनाते हैं तो आई का मी हो जाएगा, बस हो गया। तो ये मैंने इस वजह से एग्जाम्पल रखा था, ताकि इस टाइप का एग्जाम्पल कैन वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने इसी वजह से इसको रख दिया था। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वाला वाक्य का एक्टिव से पैसिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा, जब कोई वाक्य हु से स्टार्ट हो और हु के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हुआ हो तो वो दोस्तों हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा, हु को हटा के बाई हुम लगा दिया जाता है पैसिव वॉइस में, इसको आप नोटिस करिएगा। हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद थोड़ी जगह हम छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ए पार्ट का रूल अभी जो समझाया था आपको, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज का प्रश्नवाचक, इस वजह से क्योंकि हमको कर्म को कर्ता बनाना है, उचित सहायक क्रिया पहले रखनी है। तो देखिए, ये हु के लिए हमारा बाई हुम हो गया, ये हमारी मुख्य क्रिया है, ये कर्म है, तो कर्म को कर्ता बनाते हैं तो ए लेटर इधर आ जाएगा। इसके बाद उचित सहायक क्रिया, तो उचित सहायक क्रिया हमारी क्या आएगी, ईच, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पैसिव वाइज चला गया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसके रिटेन, तो ये हो जाएगी। और इसके बाद हमारा वाक्य यहाँ से खत्म हो गया। अब चौथा रूल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हु की जगह बाई हुम आ गया, क्योंकि वाक्य में करता है ही नहीं। करता होता तभी तो हम बाई लगा के करते, ये तो हु प्रश्नवाचक शब्द है। और देखो, हु की जगह बाई हुम, तभी ये बाई स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो हु वाले वाक्य में हमेशा 3 रूल ही लगते हैं, आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से, हु की जगह बाई हुम आ जाता है, कर्म को कर्ता बनाते हैं, उचित सहायक क्रिया पहले लिखते हैं टेंस को पहचान करके, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप की ग्रामर टिप्स आपको चाहिए तो चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आगे जो आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है 9 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में यस यस आ जाए तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, मुख्य क्रिया के बाद 2 कर्म है, एक अस भी कर्म है हमारा और इंग्लिश भी कर्म है। तो देखिए, अगर 2 कर्म दिए हो तो हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस वाले कर्म को ही लिया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। तो देखिए, इसमें हम दोस्तों करेंगे क्या, कर्म को कर्ता बनाते हैं तो वी आ जाएगा इधर। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वी आर हो गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीस का थर्ड फॉर्म दोस्तों हमारा होता है टाट। इसके बाद देखिए, जो बचा हुआ कर्म होता है उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख लेते हैं, तो इंग्लिश हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद बाई लगा के कर्ता को कर्म बनाइए, तो बाई माई टीचर आपका लास्ट में चला जाएगा। ये आपका रूल समझाना भी बहुत ज़रूरी था कि जब दो कर्म दिए हों, हमारे दो कर्म, तो उनमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाले को, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जैसे मी हो, हिम हो, जैसे मान लो देम दिया गया है, हर दिया गया है, या अस दिया गया है, इस टाइप का कोई अगर आपका कर्म है तो उसी को आप कर्म का कर्ता बनाइए, और आगे जो लिखा हो आपका दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसको आप थर्ड फॉर्म के बाद लिख लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल ये आपका दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, अगर सहायक क्रिया के बाद कभी इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए, ये देखो इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो, तो उसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए उसका रूल क्या होता है, कर्म को कर्ता बनाते हैं। अगर सहायक क्रिया के बाद इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए तो वो टेंस उसी टेंस में रहता है, और उसमें बीइंग, अब जैसे हमने कहा था इजेम और वाज वेयर हो तो बीइंग लग जाता है, लेकिन इनमें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब सहायक क्रिया के बाद मुक्रिया में आईएनजी होती है तब वहाँ पर बीइंग लगता है। अगर सहायक क्रियाओं के बाद में इन्फिनिटिव वर्ब हो तो बीइंग का प्रयोग नहीं होता, केवल टेंस वही रहता है। तो ए मी का आई हो गया कर्म का कर्ता, आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो एम आ गया। उचित सहायक क्रिया के बाद टू बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हेल्प्ड हो जाएगा, और इसके बाद बाई लगा के कर्ता को कर्म तो ही का हो जाएगा क्या, हिम। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा कि सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड के बाद में अगर इन्फिनिटिव वर्ब होती है तो वो उसी टेंस में रहता है। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब उचित सहायक क्रिया लिखी जाती है तो उसके बाद टू बी का प्रयोग होता है। टू बी का प्रयोग करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। अब आप पूछोगे कि टू बी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव वाइज टू बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। फिर बाई लगा के आप करता कर, रूल देखो वही चार लगने, चार जो रूल मैंने पहले एग्जाम्पल में लिखे थे वही लगने। तो देखिएगा यहाँ से वीडियो समाप्त होता है। तो देखिएगा, जो मैंने सातवां और आठवां रूल बताया था उसको मैंने थोड़ा आगे पीछे करके बता दिया है। आठवां रूल पहले बताया है, सातवां बाद में था, तो उसमें कोई आप लोग समस्या मत, अपने आप में कोई डाउट मत उत्पन्न कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बहुत लोग इग्नोर ज़्यादा करने में वो दिलचस्पी लेते हैं कि आठवां रूल आगे हो गया, सातवां पीछे बता दिया गया। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। देखिए, रूल आपको समझ में आना चाहिए। बाकी मैं बताऊँ, चाहे पहला रूल बताऊँ या दूसरा या चौथा, आगे पीछे कोई भी रूल बताया जाए उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक बार मैं और आपको कह दूं, अगर आपको अच्छा से नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और ये जो 10 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो स्टूडेंट्स को वीडियो बनाता हूँ तो उनको समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आगे अगला नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलते हैं। और मैं बता दूं, अगला हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यही बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।